नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। मैं राजकीय हुसैनाबाद इंटर कॉलेज लखनऊ में विज्ञान का अध्यापक हूँ। मैं आज आप लोगों को आपकी विज्ञान की किताब का अध्याय 6 जैव प्रक्रम का पहला भाग के बारे में जानकारी दूंगा। हमारे विज्ञान की किताब का पहला छठा चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जानने से पहले हम ये जानते हैं कि सजीव तथा निर्जीव किन्हें कहते हैं। इसके बारे में हम कक्षा 9 में अध्ययन कर चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि जिन पदार्थों में जीवन के लक्षण पाए जाते हैं उन्हें हम सजीव कहते हैं तथा जिन पदार्थों में जीवन के लक्षण नहीं पाए जाते हैं उन्हें निर्जीव कहते हैं। तो जीवन के लक्षण क्या होते हैं? जीवन के लक्षण मुख्य रूप से हम जानते हैं कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, गति, जनन, ये सभी जीवन के लक्षण कहलाते हैं। इनमें से मुख्य रूप से ये 4 पोषण, श्वसन, वहन या परिवहन, ये हमें, और नंबर 4 उत्सर्जन, ये 4 हमको इस पाठ के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो इन सभी प्रक्रमों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं जैव प्रक्रम, क्योंकि ये सभी प्रक्रम हमारे शरीर के भीतर होने वाली विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हीं क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब होता है, हम सभी जानते हैं कि मेंटेनेंस। जैसे हम कोई भी गाड़ी खरीदते हैं या मकान बनाते हैं किसी भी चीज़ के, तो उसका रखरखाव भी हमें करना पड़ता है, उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से हमें अपने शरीर का भी रखरखाव करना पड़ता है, शरीर की भी देखभाल करनी पड़ती है। तो शरीर की देखभाल करने के लिए हमारे शरीर में ये जैव प्रक्रम नामक एक प्रणाली विकसित की गई है। इस जैव प्रक्रम मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने बताया, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। सबसे पहले देखते हैं पोषण। हम सभी जानते हैं कि हमको विभिन्न कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। और भोज्य पदार्थ हमको बाहर से लेने पड़ते हैं। हमको विभिन्न पौधों से प्राप्त होते हैं, विभिन्न अन्य चीज़ों से प्राप्त होते हैं। तो बाहर से हम भोज्य पदार्थों को लेकर के हम भोजन के रूप में उनको ग्रहण करते हैं और उनसे फिर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जीवों के शरीर में होने वाली जो भी उपापचयी क्रियाएँ होती हैं उनके लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन को हम शरीर के अंदर ग्रहण करने से लेकर के उससे कोशिकाओं तक पहुँचाने की क्रियाओं को हम सम्मिलित रूप से पोषण की क्रियाएं कहते हैं। यानी भोजन को हम शरीर में ग्रहण करते हैं, मुख के अंदर रखते हैं, उसके बाद भोजन शरीर के अंदर जाता है, उसके साथ कई प्रकार की क्रियाएँ होती हैं और उसके बाद अंततः भोजन कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। अगर भोजन कोशिकाओं तक ना पहुंचे तो हमारा पोषण पूर्ण नहीं होता है। तो भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने से लेकर कोशिकाओं तक पहुंचने की क्रिया को हम सम्मिलित रूप से पोषण कहते हैं। ये कोई एक क्रिया ना होकर के ये कई क्रियाओं का मिश्रण होती है। अब हम देखते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण। स्व मीन्स, स्व का मतलब होता है स्वयं, और पोषी मतलब पोषण करना। पोषी का अर्थ पोषण करना। अर्थात ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना पोषण स्वयं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। ऐसे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों, जल तथा प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। और इस प्रकार के पोषण को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जितने भी हरे पौधे हैं इनके पास, हम सभी जानते हैं कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो हरे पौधे ही स्वपोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषी पोषण भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होने वाला पोषण और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी पोषण। जो हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसी प्रकार से कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु ऐसे होते हैं जो
विभिन्न रासायनिक पदार्थों को से अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को हम रसायन संश्लेषी पोषण कहते हैं। तो इस प्रकार से स्वपोषी पोषण दो प्रकार का होता है, प्रकाश संश्लेषी पोषण तथा रसायन संश्लेषी पोषण। दूसरा है परपोषी या विषमपोषी पोषण। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को हम कहते हैं विषमपोषी पोषण। अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं तथा भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीवों को हम कहते हैं परपोषी जीव। तथा इस प्रकार के पोषण को हम परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण कहते हैं। पर मतलब दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले। ये सभी प्रकार के जंतु, जितने भी जंतु हैं पृथ्वी पर, सभी परपोषी के अंतर्गत आते हैं। कुछ पौधे जैसे फफूंद, फंजाई जिनको हम कहते हैं, एवं कुछ जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ये सभी परपोषी होते हैं, यानी ये दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं पौधों में पोषण कैसे होता है। पौधों में हम सभी जानते हैं कि पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में इसके बारे में। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 तथा H2O की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भूमि से जल लेते हैं, सूर्य का प्रकाश उनको मिलता है तथा पत्तियों में उनके पास एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसको कि हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो इन चीज़ों के द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस क्रिया का समीकरण ये होता है 6CO2 + 12H2O। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक होती है और इसमें बन जाता है पदार्थ। इस पदार्थ को कहते हैं ग्लूकोज। ये पदार्थ कहलाता है ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हरे पौधे जो होते हैं वो हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, क्योंकि ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और बदले में हमें कौन सी गैस देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं, जो हमारे लिए प्राणवायु का काम करती है, या जिस ऑक्सीजन गैस के द्वारा ही सभी अन्य जीव जीवित रहते हैं। इसके लिए इनकी पत्तियों में ये हरित लवक पाए जाते हैं और इस हरित लवकों में ही क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की यह क्रिया पत्तियों में स्थित हरित लवकों के भीतर ही होती है। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य रूप से ये 3 घटनाएं होती हैं। पहला कि क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है तथा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इस क्रिया के पश्चात जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। यानी जब जल का अणु टूटता है, जल मतलब H2O, इसका टूटता है तो ये बन जाता है, टूटने पर बन जाता है ये हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है ये। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है क्लोरोफिल और जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ देता है। इसके पश्चात ऑक्सीजन तो यहाँ से बाहर निकल जाती है वातावरण में और ये हाइड्रोजन जो होती है, ये हाइड्रोजन CO2 के साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, वही C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण यहाँ पर होता है। इस क्रिया को, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ती है इसके साथ में, तो इसलिए इस क्रिया को अपचयन की क्रिया कहते हैं। तो मुख्य रूप से इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने देखा सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाता है, क्लोरोफिल पत्तियों के पास स्वयं होता है, जल पौधे को जड़ों के द्वारा प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे वातावरण से लेते हैं। तो वातावरण से ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को पत्तियों में स्थित छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा प्राप्त होती है।
इन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। ये पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ी जाती है। रंध्र की कोशिकाओं को द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ये रंध्र का चित्र दिखाई दे रहा है इसमें बीच का ये हिस्सा जो दिख रहा है, ये छिद्र होता है यहाँ पर, इसी से गैसों का आदान प्रदान होता है। इस छिद्र को खोलने या बंद करने के लिए यहाँ पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं द्वार कोशिकाएं। रंध्र की कोशिकाओं को द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स कहते हैं। ये द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं। ये रंध्र सामान्य रूप से दिन में खुले रहते हैं और रात को बंद हो जाते हैं, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो दिन में सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए दिन के समय ये रंध्र खुले रहते हैं और रात के समय ये रंध्र बंद हो जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनके जो रात के समय रंध्र खोलते हैं तथा दिन के समय बंद रखते हैं, खास करके मरुस्थलीय स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे। ये पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं और उससे एक मध्यस्थ उत्पाद बना करके रख लेते हैं और फिर उस उत्पाद का ये प्रयोग दिन में ग्लूकोज बनाने में करते हैं। तो मरुद्भिद पौधों में ये रंध्र जो होते हैं वो रात में खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अधिकतर पौधों में ये दिन में खुलते हैं तथा रात में बंद हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। जैसा कि मैंने बताया कि जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, उन जंतुओं को हम परपोषी जंतु कहते हैं या परपोषी जीव कहते हैं, तथा इस प्रकार के पोषण को हम परपोषी पोषण कहते हैं। परपोषी पोषण में मुख्य रूप से मनुष्य में पोषण के लिए देखा जाए तो कुछ क्रियाएं होती हैं। हमने बताया कि पोषण कई क्रियाओं का एक मिश्रण होता है, तो वो कई क्रियाएं सम्मिलित रूप से उसमें शामिल होती हैं। तो उनमें से पहली क्रिया होती है अंतर्ग्रहण की। अंतर्ग्रहण, इसको अंग्रेजी में हम इंजेक्शन कहते हैं, यानी भोजन को बाहरी वातावरण से हम अपने शरीर के अंदर पहुंचाते हैं। शरीर के अंदर पहुंचाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन को मुख में रखते हैं। मुख में रखने का तरीका मनुष्यों में हाथ के द्वारा होता है। कुछ अन्य जंतु जो होते हैं वो अंतर्ग्रहण जो करते हैं वो सीधे मुंह से खाते हैं। कुछ जो जलीय जीव होते हैं जैसे अमीबा वगैरह, ये अपना भोजन जो है वो पादाभों की सहायता से ग्रहण करते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये अमीबा है, इसके सामने ये कोई खाद्य पदार्थ आया तो इसने क्या किया, इसको अपने पादाभों को बड़ा किया, उसको चारों तरफ से घेर लेता है, घेर करके इसको अपने अंदर बंद कर लेता है। तो जो एक कोश की जलीय जीव होते हैं ये अपना भोजन इस प्रकार से अंतर्ग्रहण करते हैं, अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर। तो अंतर्ग्रहण का मतलब है भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना। तो पहली क्रिया होती है अंतर्ग्रहण। हम लोग अपने भोजन को हाथों से उठा करके मुख के अंदर रख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। पाचन क्यों किया जाता है, क्योंकि जो कुछ भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणु अत्यंत जटिल होते हैं। इन जटिल अणुओं को पहले सरल अणुओं में तोड़ा जाता है जिससे कि वो हमारी कोशिकाओं के भीतर आसानी से प्रवेश कर जाएं। इसलिए भोजन के जटिल एवं अविसरणशील अणुओं को सरल एवं विसरणशील अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया को हम पाचन क्रिया कहते हैं। अब पाचन क्रिया कैसे होती है, सबसे पहले मुख और अंतर्ग्रहण और मुख गुहा में पाचन। भोजन को हमने मुख के अंदर रख लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, भोजन को दांतों की सहायता से हम चबाते हैं। उसके बाद उसको निगल लेते हैं तो आमाशय में जाता है, फिर उसका आमाशय में पाचन होता है। उसके बाद फिर भोजन ग्रहणी में जाता है, फिर ग्रहणी में पाचन होता है। उसके बाद छोटी आंत में पाचन होता है तथा उसका अवशोषण होता है। बहिक्षेपण और जो अपच भोजन होता है उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, इसको हम बहिक्षेपण या मल परित्याग कहते हैं। ये हमारी आहार नाल है, यहाँ पर मुख होता है, ये ग्रसिका होती है, ये आमाशय है, ये यहाँ पर ग्रहणी है, ये छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है, और ये अंत में गुदा द्वार है। तो इस प्रकार से ये पोषण के लिए मनुष्य के पाचन तंत्र में ये अंग पाए जाते हैं। अब भोजन मुख में पहुंचता है तो हम क्या करते हैं, दांतों के द्वारा भोजन को पहले चबा करके उसको बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर उसको महीन महीन पीस देते हैं। इस दौरान क्या होता है, मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों से लार निकलती है और यह लार भोजन के साथ अच्छी तरह से मिल जाती है, भोजन को मुलायम एवं गीला और चिकना बना देती है, जिससे कि भोजन आसानी से हम निगलने में हमको आसानी होती है, आसानी से निगल करके हम अंदर
आमाशय तक पहुंचा देते हैं। लार में एक प्रकार का एंजाइम भी पाया जाता है जिसको हम टाइलिन या एमाइलेज कहते हैं। ये टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। जब हम रोटी खाते हैं तो प्रारंभ में हमको रोटी फीकी लगती है, लेकिन थोड़ी देर तक अगर हम चबाते रहें तो थोड़ी देर बाद रोटी हमको मीठी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। जब हम देर तक चबाते हैं तो लार में उपस्थित जो एंजाइम होता है ये टाइलिन, ये उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज का स्वाद हम सभी जानते हैं कि मीठा ही होता है, तो इसलिए हमको रोटी मीठी लगने लगती है। फिर जब भोजन अच्छी तरह से हम चबा लेते हैं तो उसके पश्चात हम भोजन को निगल लेते हैं। तो ग्रसिका से होता हुआ भोजन जो होता है वो, ये ग्रसिका यहाँ पर ये लंबी नली होती है, इसको हम ग्रसिका या इसोफेगस कहते हैं। तो ये इस नली से होता हुआ फिसलता हुआ ये आमाशय में भोजन पहुंच जाता है। अब आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है? जैसे ही भोजन आमाशय के भीतर पहुंचता है, आमाशय की दीवारें तेजी से फैलनी सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं। इस गति को हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति। साथ ही साथ आमाशय की दीवारों पर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार का रस निकलता है जिसको कि हम जठर रस कहते हैं। तो जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है, क्रमाकुंचन गति आरंभ हो जाती है तथा जठर रस निकलने लगता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और प्रोटीन का पाचन करने वाला एक एंजाइम पेप्सिन पाया जाता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम पेप्सिन पाया जाता है जो प्रोटीन पर क्रिया करके उसको पेप्टोन तथा पेप्टाइड्स में बदल देता है। प्रोटीन का अणु अत्यंत जटिल होता है लेकिन इसको थोड़ा छोटे अणुओं में पेप्टोन और पेप्टाइड्स में बदल देता है। जो प्रोटीन के सबसे सरलतम अणु होते हैं उनको अमीनो अम्ल कहते हैं। जब अंतिम पाचन होता है तो वहां पर प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। साथ ही साथ जठर रस में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है ये क्या करता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। तभी अम्लीय माध्यम में ही ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन पर क्रिया कर सकता है। साथ ही साथ कुछ इसके अन्य कार्य और भी होते हैं, जैसे ये भोजन के साथ जो हम कुछ भी कुछ कड़े पदार्थ खा लेते हैं इससे, तो उनको भी गला करके ये मुलायम बना देता है। साथ ही साथ भोजन के साथ अगर कोई जीवाणु आ गए हैं साथ में तो उनको भी ये मार देता है। अगर भोजन कुछ समय तक आमाशय में टिक जाता है या रुकना पड़ता है किसी कारण से भोजन को, तो भोजन को सड़ने से भी रोकता है। फिर जब आमाशय में थोड़ी देर भोजन रुकता है उसके पश्चात आमाशय में सारी क्रियाएं होने के पश्चात भोजन धीरे धीरे यहाँ से एक छिद्र के द्वारा निकल करके यहाँ पर ग्रहणी में आता है। इस जगह पर यहाँ पर ग्रहणी में आता है और ग्रहणी में इसके साथ पित्तरस तथा अग्न्याशयी रस भोजन का पाचन करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये यकृत बना हुआ है और यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर एक अग्न्याशय नामक ये दो ग्रंथियां पाई जाती हैं जो ग्रहणी के दोनों ओर होती हैं। तो यहाँ पर इसमें एक छोटी सी थैली जैसी रचना होती है जिसको कि हम पित्ताशय कहते हैं। यहाँ पर यकृत द्वारा बनाया हुआ पित्तरस भरा रहता है जो भोजन के साथ एक नलिका के द्वारा आकर के यहाँ मिलता है। साथ ही साथ ये अग्न्याशय में भी एक विशेष प्रकार का रस बनता है जिसको अग्न्याशयी रस कहते हैं और ये अग्न्याशयी रस भी भोजन के साथ यहाँ पर मिल जाता है। तो पित्तरस का क्या कार्य होता है? पित्तरस भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। भोजन जो आमाशय से आता है उसमें चूंकि क्या होता है, अम्ल होता है, तो यानी उसका माध्यम अम्लीय होता है और अग्न्याशयी रस के एंजाइम जो होते हैं वो अम्लीय माध्यम में क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो भोजन के माध्यम को पहले क्षारीय बनाना आवश्यक होता है। तो ये जो पित्तरस होता है, पित्तरस भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है तथा वसा का इमल्सीकरण करता है, यानी वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं उनको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है जिससे कि वसा का पाचन आसानी से हो सके। इसके साथ अग्न्याशयी रस भी निकलता है इसी स्थान पर और अग्न्याशयी रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है वो आमाशय से जो भोजन प्रोटीन पाचन होकर के आया उसमें पेप्टोन और पेप्टाइड्स होते हैं, तो उन पेप्टोन और पेप्टाइड्स को वो अमीनो में बदल देता है। ये प्रोटीन के सरलतम अणु होते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है तथा उसको ग्लूकोज में बदल देता है। ये कार्बोहाइड्रेट का सरलतम अणु होता है। लाइपेज नामक एंजाइम जो होता है ये वसा पर क्रिया करके उसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो अग्न्याशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन पर क्रिया करके उसको अमीनो अम्ल बनाता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और लाइपेज वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। ये सभी
अत्यंत सरलतम अणु होते हैं और ये आसानी से हमारी कोशिकाओं के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। इसके पश्चात भोजन आगे बढ़ता है और छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में मुख्य रूप से यूं तो अवशोषण का कार्य होता है मुख्य रूप से, लेकिन फिर भी यदि भोजन का कुछ भाग ऐसा बच जाता है जिसका पाचन ना हो पाया हो, तो भोजन के उस भाग का पहले पाचन भी यहाँ पर किया जाता है। और इस पाचन को करने के लिए आंत की दीवारों से एक रस निकलता है, उसको हम आंत्रीय रस कहते हैं। आंत्रीय रस, अंग्रेजी में इसको सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। और इसमें भी विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के शेष भाग का पाचन कर देते हैं। पाचन करने के पश्चात उस भोजन को अवशोषित किया जाता है। अवशोषित कैसे किया जाता है? आमाशय आंतों की दीवारों से भोज्य पदार्थों का विसर्जित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। जो छोटी आंत होती है, उस छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं, उनसे भोजन उनके भीतर प्रवेश करता है और प्रवेश करके उसकी दीवारों पर रुधिर वाहिनियां फैली होती हैं और उन रुधिर वाहिनियों के अंदर जाकर के वो भोजन रुधिर के साथ मिल जाता है। तो इस क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। अवशोषण की सतह को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक विशेष प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम रसांकुर कहते हैं, जो अवशोषण की सतह को बढ़ा देती हैं। जैसे हम कहें कि अगर हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेनी है तो हम इतना लंबा धागा बांध सकते हैं, लेकिन अगर इतनी ही दूरी को हमें बांधना हो और हम इसको धागे को अगर ऐसे ऐसे करके बांधे तो हम बहुत अधिक लंबा धागा बांध सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो आंत की दीवारें होती हैं, उनकी भीतरी दीवारों पर उंगली की जैसी रचनाएं तमाम सी पाई जाती हैं। कई प्रकार की निकली हुई रचनाएं निकली रहती हैं। इन रचनाओं को हम कहते हैं रसांकुर या विलाई। ये भोजन की अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। आइए अब हम इसके अगले चरण में जाते हैं। यह है भोजन का स्वांगीकरण। स्वांगीकरण शब्द अपने आप में ही स्पष्ट होता है। स्व मतलब स्वयं, अंगीकरण, अंगीकरण माने स्वीकार करना, स्वीकार करना यानी स्वयं में स्वीकार करना। जब भोजन रुधिर के द्वारा कोशिकाओं के पास पहुंचता है तो कोशिकाएं उस भोजन को, उसमें से जो भी अपने लिए उनके लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण कर लेती हैं, अपने अंदर ग्रहण कर लेती हैं, यानी अपने स्वयं में उसको अंगीकार कर लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं। इसलिए इस क्रिया को हम स्वांगीकरण या इंग्लिश में इस क्रिया को हम कहते हैं एसिमिलेशन। स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। तो जब तक हमने जितना भी भोजन का पाचन किया है, अंतर्ग्रहण किया है और अवशोषण किया है, सब कुछ किया है, लेकिन अगर अंत में अगर उसका स्वांगीकरण नहीं होता है तो फिर सारी क्रियाएं सब व्यर्थ हो जाती हैं। तो इसलिए भोजन का स्वांगीकरण ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है जो होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती तो हमारा पोषण कंप्लीट नहीं होता है। उधर छोटी आंत में जो भोजन बच जाता है, उस भोजन का अब पाचन नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकतम पाचन हो गया, गुहा में पाचन कर लिया गया, आमाशय में पाचन कर लिया गया, ग्रहणी में पाचन कर लिया गया, फिर भी अगर कुछ बचा हुआ तो उसको छोटी आंत में, उसका क्षुद्रांत में उसका पाचन कर लिया गया। अब उसके बाद जो भी पदार्थ बचता है उसका पाचन संभव नहीं है। इसका मतलब ये माना जाता है कि वो पाचन संभव नहीं है, पाचन हो नहीं सकता। तो इसलिए अब ये भोजन बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत जैसा कि हम जानते हैं, अभी उस चित्र में देखते हैं। बड़ी आंत यहाँ पर ये एक चौकोर रचना होती है, जो इसके ये तीन, एक असेंडिंग कॉलम, ये ट्रांसवर्स कॉलम और ये डिसेंडिंग एंड होता है, और इसके अंत में ये यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसको हम गुदाद्वार कहते हैं। ये अंतिम भाग जो होता है इसका मलाशय कहलाता है, यहीं पर मल आकर के इकट्ठा होता है। तो जब भोजन यहाँ से छोटी आंत से यहाँ पर होकर के बड़ी आंत में प्रवेश करता है तो वहीं पर एक छोटी सी रचना और पाई जाती है जिसको हम क्रमिरूप परिशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं। कभी कभी भोजन इसमें भी प्रवेश कर जाता है और ये फूल जाती है तो हमें अपेंडिसाइटिस नामक एक रोग भी हो जाता है, जिसमें हमको बहुत दर्द होता है। फिर डॉक्टर इसको ऑपरेट करके काट के निकाल देते हैं। शाकाहारी जो शुद्ध शाकाहारी जंतु होते हैं, कुछ शाकाहारी जंतुओं में ये बहुत लंबी होती है और यहाँ पर सेल्यूलोज का पाचन किया जाता है। तो भोजन जब इस बड़ी आंत में आता है तो यहाँ बड़ी आंत से जब गुजरता है तो इस दौरान इसमें से अधिक मात्रा में जल का अवशोषण कर लिया जाता है।
अधिक से अधिक मात्रा में जल का अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे कि भोजन जो होता है वो अर्ध ठोस अवस्था में आ जाता है। इस अर्ध ठोस अवस्था को हम मल या विष्ठा कहते हैं। यानी भोजन, अपच भोजन की, जो भोजन का पाचन नहीं हुआ है, उस भोजन की इस अर्ध ठोस अवस्था को हम मल या विष्ठा कहते हैं। ये आगे बढ़ता हुआ आकर के मलाशय के पास, मलाशय या रेक्टम मलाशय या रेक्टम में आकर के एकत्र हो जाता है और वहीं से फिर उसको समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को हम बहिक्षेपण या मल विसर्जन कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भोजन विभिन्न चरणों से होकर के गुजरता हुआ हमारे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है और इस संपूर्ण क्रियाओं को हम सामूहिक रूप से पोषण की क्रियाएं कहते हैं। अगर इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया कौन सी होगी? इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया कहलाती है स्वांगीकरण की। यूं तो हर क्रिया इंपॉर्टेंट है कि हर जो पाचन नहीं होगा तो आगे का काम नहीं होगा, अंतर्ग्रहण नहीं होगा तो पाचन किसका होगा, पाचन नहीं होगा तो अवशोषण किसका होगा, अवशोषण नहीं होगा तो स्वांगीकरण किसका होगा। तो सभी क्रियाएं अत्यंत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी क्रियाओं को करने के बाद अगर अंत में स्वांगीकरण नहीं हुआ तो सारा पोषण व्यर्थ हो जाता है। स्वांगीकरण भी एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है। यहाँ पर बहिक्षेपण को बहुत लोग उत्सर्जन समझ लेते हैं, जबकि उत्सर्जन और बहिक्षेपण में बहुत फर्क होता है। उत्सर्जन नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को कहा जाता है, जबकि यहाँ पर बहिक्षेपण जो होता है वो मल को बाहर निकालने की क्रिया। मल क्या होता है? हमारा अपच भोजन होता है, यानी वो भोजन होता है जो हमारे शरीर में बनता नहीं है। हमारे शरीर में हमने तो बाहर से ग्रहण किया था, लेकिन उसका पाचन हमारा शरीर नहीं कर पाया। तो जिस भाग का पाचन नहीं कर पाया उसी को तो हम अपच कहेंगे। तो इस अपच भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम बहिक्षेपण या मल विसर्जन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज इस अध्याय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पोषण प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया कि पौधों में पोषण कैसे होता है और जंतुओं में पोषण कैसे होता है, जंतुओं में पाचन कैसे होता है, पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। अब आप अपनी पुस्तक से इन सभी चीज़ों का भली भांति अध्ययन करेंगे और उन पर जो भी उनके अंत में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। शेष अब इसका दूसरा भाग श्वसन हम उसको अगले पीरियड में उसको हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।